जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बेसिक गणित के ऐसे 10 टॉपिक लेकर आया हूं जिनमें स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भाई ये जो सवाल है हमसे सॉल्व नहीं होंगे, इनमें गलतियां हो जाती हैं। तो आज इनको हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको बेसिक गणित में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी बेसिक गणित आपको समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए मैंने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं। तो हमारा यहां पर पहला टॉपिक है सरलीकरण। सरलीकरण में से हमने कुछ टॉपिक लिए हुए हैं। इसके बाद में है औसत, औसत के कुछ सवाल लिए हुए हैं, परसेंटेज के भी है। इसके बाद में बॉडमास है, समीकरण है, इसके बाद में साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, गुणनखंड है, घातांक है और दशमलव है। ठीक है, तो ये जो 10 टॉपिक है इनको आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो इनमें से अगर किसी भी चीज में आपको डाउट है तो बेधड़क आप इस वीडियो को देखिए और एंड तक बने रहिए ताकि आपको हर चीज समझ में आए। तो चलिए पहला हमारा जो सवाल है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? सरलीकरण। ठीक है, तो सरलीकरण के यहां पर 5 सवाल हैं। इन 5 सवालों को सीख लीजिए, सरलीकरण में कभी गलती नहीं करेंगे। इसी तरह के सवाल सरलीकरण में होते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है ये एक बेसिकली जोड़ का सवाल है। यहां पर हमें 4 बार 8 दिया है, फिर 3 बार 8 दिया है, फिर इसके बाद में 2 बार, फिर 1 बार। तो इनको हमें जोड़कर बताना है कि इनको जोड़ने के बाद में क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है। देखो 8 8 8 8 4 बार है, फिर इसके बाद में कितनी बार है? 3 बार है, फिर इसके बाद में कितनी बार है? 2 बार है और फिर 1 बार में है। ठीक है, अब हमें इनको जोड़ना है। तो देखो 8 यहां पर 4 बार है, तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो यहां पर 8 चौके 32, तो 32 की 2 हाथ से लग जाएगा 3। अब यहां पर 8 कितनी बार है? 3 बार है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 3 कितने हो जाएंगे? 25 26 27। तो 27 की आ जाएगी 7 और हाथ से लग जाएगा हमारा 2। अब 8 कितनी बार है? 2 बार है। तो 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18, 18 की आ जाएगी 8, हाथ से लग जाएगा 1। तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9। तो 98 72 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल लिया। इसका आंसर आया है 9872। अब चलिए दूसरे सवाल को करते हैं। इनमें बिल्कुल आपको उलझने की जरूरत नहीं है, जैसा सवाल बोल रहा है वैसा करते जाओ, सवाल अपने आप सोल्व हो जाता है। देखो इसके बाद में हमें दिया गया है 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस 94 मल्टीप्लाई 94। अब आप सोचेंगे कि इनको गुणा करेंगे फिर घटाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। नहीं लगेगा। क्या करना है आपको? देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर। इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है 94, 94 2 बार, तो हम लिख सकते हैं 94 का स्क्वायर। अब हमें एक फार्मूला याद है, हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। तो यदि हम इसको a माने और इसको b माने तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है? a माइनस बी। मतलब एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे, मतलब कि 106 माइनस 94। ठीक है, और एक बार हम इसको काय में लिखेंगे? प्लस में, मतलब कि 106 और यहां पर हम लिखेंगे प्लस का 94। चलिए कर लीजिए। तो यहां पर 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। ठीक है, इसके बाद में यहां पर कितना है? 10। 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहां पर आ गए 12 गुणा यहां पर कर लीजिए 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10, और यहां पर 0 है तो 10 की 0 हां से लग जाएगी 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। तो 12 गुणा 200 कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 12 गुणा 200 करेंगे तो 0 0 और 12 दूनी 24, तो यहां पर आ जाएगा 2400 और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगर हम इसको गुणा करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सीखते हैं। अगला सवाल है हमारा तीसरा सवाल। 130 का x% बराबर कितना है? 10.4 है। तो हमें x की वैल्यू बताना है। तो यहां पर देखो 130 का x% बराबर 10.4 है, तो हमें x की वैल्यू बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहां पर है 130 का के स्थान पर गुणा लगा दो। यहां पर x% है तो x लिख दो और परसेंट की जगह पर लिख दो 1/100 और बराबर में कितना है? 10.4। चलिए अब यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद में 13 का गुणा इसमें करेंगे तो 13x और 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13x और बटे में कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10 बराबर यहाँ पर है हमारा 10.4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये भाग में है, इस तरफ जाएगा गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13x बराबर 10.4 गुणा 10। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 13x। अब यहाँ पर 10 का हम जैसे ही गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक पीछे सरक जाएगी, मतलब हमारा कितना हो जाएगा 104 और 0 है तो ये यहाँ पर दशमलव यहाँ पर लग जाएगी, मतलब क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा। अब हम x बराबर 104 और 13 को नीचे ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा 13, तो हमारा आ जाएगा 104 बटे 13। अब 13 से इसमें आप भाग लगा दीजिए, तो 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 104 आ जाए, तो 13 अट्ठे 104 होते हैं, 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर, चलो इसको फिर से साफ कर देते हैं। अब हमारा अगला वाला सवाल है, चौथा सवाल, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 27 है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की घात 3 भाग यहाँ पर है 18 और बटे में हमें दिया गया है 6। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जो घातांक होता है, सबसे पहले घातांक को सॉल्व किया जाता है। तो ये हो गया 27 गुणा 2 की घात 3 है, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, तो ये हो गया 8 भाग यहाँ पर हो गया 18 और बटे में आ गया हमारा 6। अब सबसे पहले अगर ऐसा सवाल हो जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाना सभी हो तो उसमें हम सबसे पहले करते हैं भाग। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बटे 18 हम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 चौके 8 और 2 नाम 18, 4 बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 27 गुणा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 बटे 9 और बटे में क्या है 6 है। अब इसको 9 से हम 27 को काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक है, अब यहाँ पर 4 और 3 बचे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और बटे में कितना है 6, तो 12 बटे 6 आ गया, 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 2 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद में 2 आया। अब देखो सवाल कितना बड़ा है, आंसर कितना छोटा आया। चलिए पांचवा देखते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं और पांचवें सवाल को सॉल्व करते हैं, या फिर पांचवा सवाल आप करके दिखाइए। चलिए मैं ही कर देता हूं। 8 माइनस 2 गुणा 4 भाग 3, ये हमारा सवाल है। इस सवाल में सबसे पहले हमें भाग करना होगा, फिर गुणा करना होगा, फिर घटाना करना होगा। तो भाग हम करेंगे तो 4 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 8 माइनस 2 और यहाँ पर गुणा 4 बटे 3 हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो 2 का गुणा 4 में कर देंगे तो 8 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटे 3। अब 3 का गुणा यहां कर दो तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, तो ये हो गया 24 माइनस 8 बटे 3। अब 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहां पर बचेगा हमारा 8 दूनी 16, 16 बटे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमारा पांचवा सवाल है इसका आंसर आ गया हमारा 16 बटे 3। चलिए ये हमारा सरलीकरण कंप्लीट हो चुका है, हमने इसमें इतने ही सवाल लिए थे। चलिए अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है औसत। हम यहाँ पर औसत निकालना सीखेंगे। औसत क्या होता है, एक एवरेज होता है, मतलब कि जैसे आप किसी गाड़ी से कहीं पर जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ जाना है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है, ए से आपको बी तक जाना है। अब मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई 10 की स्पीड में। ठीक है, फिर इसके बाद में आपने चलाई 40 की स्पीड में, फिर आपने चला दी 15 की स्पीड में, फिर आपने चला दी 20 की स्पीड में। तो अब ये जो स्पीड है, आपसे कोई पूछेगा कि आपने ए से बी तक पहुंचने में कितनी स्पीड में गाड़ी चलाई, तो आप क्या 10 बोलेंगे, क्योंकि 10 तो आपने पूरे में चलाई नहीं है, तो 10 भी नहीं बोल सकते। या फिर आप 40 बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने 40 तो पूरे में चला ही नहीं। या फिर आप 15 बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं और जितनी भी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं। इससे हमारा औसत पता चल जाता है कि लगभग हमने इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई है। ठीक है, तो औसत का मतलब यही होता है। चलिए अब हम यहां से क्या करेंगे, 4, 6, 2, 8, 3 इनका औसत निकालेंगे। तो औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या कुल आंकड़े।
चलो अब हमें औसत निकालना है, तो आंकड़ों का योग, आंकड़े क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा 4 + 6 + 2 + 8 + 3। अब ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का भाग लगाएंगे, बराबर इनको जोड़िए तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 8 20, 20 और 3 23, तो ये हो गया हमारा 23/5। 5 से भाग लगा दो तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितने बचेंगे 3, पॉइंट लगा कर 0 बढ़ाएंगे तो 5 छक्का 30, तो कितना आ गया 4.6 हमारा औसत आ गया। तो इनका जो औसत है वो कितना आया है 4.6। चलिए अब इसको हम साफ कर देते हैं, दूसरे वाले सवाल को करते हैं। दूसरा सवाल हमसे बोल रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याएं, देखो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें 2 का भाग चला जाए। हमें प्रथम 5 देखना है, मतलब कि देखो हम 1 से शुरू करेंगे तो 1 जो है वो सम संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जाता। 1 के बाद कौन सी है 2 है, 2 के बाद फिर कितनी है 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। तो ये कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5। हमसे क्या बोला था प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो ये प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, इनका औसत हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आंकड़ों का योग, मतलब इन सभी का योग करेंगे, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इनको हम जोड़ेंगे और इनको हम क्या करेंगे, कितने बोला था 5 सम संख्याओं को, तो 5 का हम इसमें भाग लगा देंगे। तो चलिए लगाइए 5 का भाग, तो देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 8 20, 20 और 10 30, तो ये हो गया हमारा 30 और बटे में हो गया 5। 5 से 30 को काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो कितना आ जाएगा औसत हमारा आ जाएगा 6। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होता है 6 होता है। चलिए अब दूसरे सवाल को करते हैं, अगले वाले को। यहां पर हमसे दिया गया है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, जैसे हमारा हो गया 1 में 2 से भाग नहीं जाता है, फिर आता है 3 में भी नहीं जाता है, 4 में चला जाता है, फिर इसके बाद में 5 में नहीं जाता, फिर 6 में चला जाता है, 7 में नहीं जाता, फिर इसके बाद में 8 में चला जाता है, 9 में नहीं जाता। तो देखिए हमारी कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 5 का ही बोला था तो हम इनको सभी को जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बटे में हम क्या करेंगे 5 से भाग लगा देंगे क्योंकि 5 संख्याओं का ही हमसे बोला था। चलिए अब इनको हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो देखिए 9 और 1 10, ठीक है, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो 18 और 7 हो गए हमारे 25, तो ये हमने लिख दिया 25 और बटे में आ जाएगा 5। अब इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो हमारा औसत कितना आ गया, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हमें यहाँ पर निकालना है चौथे वाले सवाल में 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, मतलब कि 3 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आती हैं 8वीं बार तक, उन संख्याओं का औसत निकालना है। जैसे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। हमसे क्या बोला था 3 के प्रथम 8 गुणजों के, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब हम क्या करें इनको जोड़ेंगे, तो देखो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 और बटे में क्या करेंगे 8, क्योंकि हमसे 8 संख्याओं का बोला है तो 8 का भाग लगा देंगे और ये संख्याएं कितनी है 8 हैं। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो देखो 6 3 9, 9 और 9 18, ठीक है। 18 और 12 कितने हो जाएंगे, तो 18 और 2 20 और 10 30 हो जाएंगे, 18 और 12 30, 30 और 15 कितने हो जाएंगे 45, ठीक है। 45 और 18, तो यहाँ पर हम 45, 18, 21 और 24 को जोड़ लेते हैं, तो देखो यहाँ पर 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 की हो जाएगी 8, हासिल 1, तो यहाँ पर देखो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 1 10, तो कितना हो गया 108। टोटल इनका योग कितना हो गया 108 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनका योग हम लिख देते हैं भाई, ये हो गया 108 और इसमें भाग लगाना है 8 से। तो चलिए लगाते हैं, 8 एकम 8, यहाँ पर भी जाएगा 8 एकम 8, 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 28, तो 8 तिया 24, ठीक है। कितने बचेंगे 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 13.5। 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत कितना आ गया हमारा 13.5 आ गया है। क्लियर।
चलिए एक और सवाल है हमारा अगला और लास्ट सवाल, उसको और कर लेते हैं। यहां पर दिया गया है 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 7, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35। 7 गुणजों का बोला था, तो हमने 7 गुणज लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 और +35। अब सभी को जोड़ लीजिए और इसमें भाग लगाइए काय का 7 का, क्योंकि 7 गुणज का बोला था तो 7 से भाग लगेगा। सभी को जोड़ो तो 5 और 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 30 कितने हो जाएंगे 80, ठीक है 80। इसके बाद में यहाँ पर 25 और 35, इनको हम जोड़ लेते हैं। 5 5 10 की 0 हासिल 1, इसके बाद में 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 8 14, तो ये हो जाएंगे 14 यानी कि 140। अब 140 में हमें भाग लगाना है 7 से, तो चलिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 कितना आ गया 20 आ गया। तो इसका जो आंसर है वो आ गया हमारा 20। तो ये हमारा औसत का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। औसत के हमने 5 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, आशा है आपको समझ में भी आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें से सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और इसमें गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। कई स्टूडेंट को ये जो चैप्टर है समझ में नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का जो चिन्ह है उसको हम इस प्रकार से लगाते हैं और इसका मतलब होता है 1/100। जैसे कि आपसे बोला जाए 2%, तो इसका मतलब है 2 × 1/100। अगर आपसे बोला जाए 5%, तो इसका मतलब है 5 × 1/100। क्लियर है। तो ये होता है परसेंट का मतलब। इस प्रकार से हम जो है परसेंट को परिभाषित करते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही बेसिक था। अब हम जो है सवालों को सॉल्व करेंगे। हमसे बोला गया है 450 का 30% क्या होगा। तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले लिख लो 450 का जहां पर लिखा है वहां पर आप लगा दो गुणा, इसके बाद में 30% है तो 30 लिख दो और परसेंट है उसका मतलब है 1/100। अब इसको सोल्व कर लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई। अब हमारे पास में कितना बचा 45 × 3। इन दोनों को हल कर लो, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, कितने होगा 135। और यही जो है आपका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आया है 135। 450 का 30% कितना होगा 135 होगा। चलिए इसको साफ करते हैं, दूसरे सवाल को करते हैं। अब यहाँ पर बोला है 300 का 80%, फिर उसका 5%, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वैसे ही करेंगे। 300 लिखेंगे, का के स्थान पर लगाएंगे गुणा, फिर 80 है तो 80 लिखेंगे, इसके बाद में परसेंट लगा हुआ है उसका मतलब है 1/100, फिर इसके बाद में का है, का मतलब है कि गुणा कर दो, फिर इसके बाद में 5 है तो 5 लिखेंगे और उसके बाद में परसेंट है तो 1/100 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसके बाद में ये वाली 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो कैंसिल। अब हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास में क्या बचा देखो 3 बचा, तो ये हमने लिख लिया 3 गुणा, यहाँ पर क्या बचा 8 तो 8 लिख लिया, फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या बचा 5 और बटे में क्या बचा हमारा 10, तो ये आ गया बटे में हमारा 10। अब इसको हम काट सकते हैं, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब हमारे पास में क्या बचा 3 × 4, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 4 बचा, बाकी सब कुछ कट जाएगा, तो 4 दिया कितने हो जाएंगे 12। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। मतलब 300 का 80% का 5% कितना होगा 12 होगा। चलिए अब तीसरे वाले को करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तीसरा सवाल है 80% का 10% का 5%। अब यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं दी गई है, परसेंट ही परसेंट का हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है 80%, का के स्थान पर गुणा लगा दो, फिर हमें दिया गया है 10%, तो ये हो गया 10%, फिर से का है इसका बाद गुणा लगा दो, फिर है 5%, तो ये हमने 5% लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 80 और परसेंट का मतलब है 1/100, तो इसके नीचे हम डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं, तब भी वही बात होगी। गुणा यहाँ पर है 10%, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 10/100। यहाँ पर 5% है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। क्लियर। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो क्या कुछ और भी कट रहा है,
तो यहाँ से देखो हम 8 से इसको काट सकते हैं, तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब हमारे पास में क्या बचा, ऊपर बचा हुआ है हमारे पास में 4 और नीचे हमारे पास बचा हुआ है 20 और 5। तो 20 पंजे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से हम इसमें जैसे ही भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.04 और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। 3/2 का प्रतिशत रूप हमें बताना है कि 3/2 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो ये हो गया हमारा 3/2। इसका हमें परसेंटेज रूप बताना है। तो जब भी हमें किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 0। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे तो 0 और 5 दिए 15, कितना हो गया 150%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 3/2 का मतलब है 150%, मतलब कि 150%। ठीक है, ये हो गया 150%। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो 5वां सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 45% का भिन्न रूप क्या है। इससे पहले हमने क्या किया था, 3/2 का प्रतिशत रूप बोला था, मतलब कि भिन्न को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। अब हम परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा परसेंटेज कितना है, 45%। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 45 और इस परसेंट का मतलब क्या है, 1/100, तो इसमें गुणा कर देंगे 1/100 का। तो अब इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 नाम 45 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 0, तो ऊपर क्या आ गया हमारा 9 और नीचे क्या आ गया 20, तो 9/20 आ गया। और यही क्या है, हमारी भिन्न है, मतलब हमने इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब लास्ट सवाल है, इसको और ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट सवाल है 80 का कितना परसेंट 450 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 80 का, यहां पर बोल रहा है कितना परसेंट, तो हम मान लेते हैं कि x% कितना है, 450 है। अब इस x की वैल्यू हमें निकालना है, जैसे हम निकाल देंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 80 का के स्थान पर आपको गुणा लगाना है, ये है x। इसके बाद में यहाँ पर परसेंट है, मतलब कि 1/100 का इसमें हमें गुणा कर देना है, बराबर आ जाएगा 450। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटिए, 2 चौके 8 और यहाँ पर 2 पंजे 10। अब जो बचा हुआ है उसको गुणा कर लो, तो x और 4 कितने हो जाएंगे, 4x और बटे में है हमारा 5, बराबर है 450। 5 का गुणा इसमें कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये तो आ जाएगी हमारी 0, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, कितना आ गया 2250 और बराबर में कितना है 4x। इस 5 का गुणा यहां पर कर दिया तो 4x आ गया। अब x बराबर 2250 बटे कितना आ जाएगा, 4 को नीचे ले जाओ, तो हमने 4 को नीचे ले गए। अब देखो 4 से हमें इसमें भाग लगाना है, तो चलिए लगाते हैं। 4 एकम 4, यहाँ पर 22 है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 5 बार में जाएगा, 4 पंजे 20, 2 बचेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 25, तो 4 छिंग 24। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। अब हमारा फिर से कितना बचा, 2 बचा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 20, तो 4 पंजे 20, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 562.5। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 562.5। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि है बोर्ड मास। बोर्ड मास से हमें इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। ये जो सवाल है इनको हल करना आसान नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इनमें गलतियां कर देते हैं क्योंकि इसमें हमें पता नहीं होता है कि यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 18 भाग 3 गुणा 5 प्लस 2 माइनस 3 गुणा 2। अब हमें यहाँ पर पता ही नहीं है कि भैया पहले हम भाग करें कि पहले गुणा करें या पहले माइनस कर दें, तो हमें पता नहीं है। अगर हम कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगे आंसर भी उल्टा सीधा आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा रूल है बोर्डमास रूल। ठीक है, तो बोर्डमास रूल को हम समझ लेते हैं, BODMAS। तो ये जो B है इसका मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। अगर कोष्ठक के अंदर कोई भी संख्या होगी तो सबसे पहले हम उसे हल करेंगे। इसके बाद में आता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, जैसे कि 2 का 4 लिखा हो तो हमें क्या करना है, 2 का गुणा 4 में कर देना है। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर आता है डी। डी मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। ठीक, इसके बाद में आता है एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। फिर इसके बाद में आता है ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़।
फिर आता है एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो हमें इसी क्रम में करना है। अगर कोष्टक है तो पहले कोष्टक को हल करेंगे, अगर ये ऑफ वाला गुणा है तो दूसरे नंबर पर उसको करेंगे, तीसरे नंबर पर भाग को करेंगे, चौथे नंबर पर गुणा करेंगे, पांचवें नंबर पर हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और छठवें नंबर पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अगर ये दो चीजें नहीं होंगी तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो ये हमने बॉडमास रूल को यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसको यहाँ पर साइड में कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पर सवाल करने के लिए स्पेस मिल जाए। तो इसको हमने साइड में यहाँ पर छोटा करके लिख दिया है। अब हमारा जो पहला सवाल है इसको हम करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, देखो यहाँ पर हमें दिया गया है 2 गुणा 3, इसके बाद में कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक के अंदर है 4 भाग 2 गुणा 3, और इसके बाद में भाग दिया गया है हमें 3 का। क्लियर? तो बॉडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। तो ये है हमारा कोष्टक, और कोष्टक के अंदर भाग भी है और गुणा भी है। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। तो भाग यहां पर है, तो 2 से हम 4 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा 3 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 3 6। मतलब कोष्टक को सोल्व करने के बाद में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब 2 गुणा 3, और यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद में भाग यहां पर 3। अब इसके बाद में देखो यहां पर हमें क्या दिया गया है, यहां पर कि भैया ये अभी जो कोष्टक में है इसको कोष्टक के अंदर ही रहने देते हैं। देखो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। देखो कैसे, ये है हमारा 2 गुणा, इसके बाद में इसको गुणा करने के बाद में कितना आया, 6 आया है। तो हम 3 और यहाँ पर 6 को लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, भाग 3। अब यहाँ पर क्या है, भाग है, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कोष्टक वाला यानी कि ये गुणा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 6 18 हो जाएगा, ये हो गया 18। इसके बाद में भाग 3। अब हमें यहाँ पर पहले भाग करना पड़ेगा, फिर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से 18 में भाग लाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18। अब आ गया हमारा 2 गुणा 6। तो 2 गुणा 6 करें, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 12। मतलब कि ये जो सवाल है इसका आंसर आ गया है हमारा 12। ठीक है, चलो अब इसको हटा देते हैं और अगले वाले पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 4 गुणा 3, इसके बाद में का दिया गया है, तो ये हो गया का। इसके बाद में 5, और यहां पर दिया गया है 6 भाग 2 माइनस 3, ये कोष्टक के अंदर है। तो ये हमारा दूसरा सवाल है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया गया है, कोष्टक को हल करना है। तो कोष्टक हमारा ये है, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर पहले हमें क्या दिया गया है, भाग है और घटाना है। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, भाग को करेंगे। तो 2 से 6 में भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार गया, और यहाँ पर माइनस का 3 है। अब इसको आप लिखिए, ये हो जाएगा 4 गुणा 3, इसके बाद में का, यहाँ पर है 5, ठीक है, और यहाँ पर 3 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगी। अब यहाँ पर 4 गुणा 3, इसके बाद में 3 का, यहाँ पर 5 का गुणा 0 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। अब सबसे पहले ये वाला गुणा होगा का वाला, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया कोष्टक के बाद में का वाला गुणा आपको करना है। तो 3 का गुणा 0 में कर देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये भी 0 हो गया। तो 4 गुणा 0, तो 0 का गुणा 4 में होगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे तीसरा, इसको हटा देते हैं। तीसरा है हमारा 18 भाग 3 गुणा 5 प्लस 2 माइनस 3 गुणा 2, ये हमारा तीसरा सवाल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर कोष्टक भी नहीं है और यहाँ पर का वाला गुणा भी नहीं है। तो हमारा रूल कहाँ से फॉलो होगा, यहाँ से, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन है यहाँ पर, तो 3 से 18 में भाग लगाई, कितनी बार जाएगा, 3 6 18, तो ये आ गया हमारा 6 गुणा यहाँ पर क्या है 5 प्लस यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 2। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा यहाँ है और यहाँ है, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, इसके बाद में प्लस 2 माइनस 3, और यहाँ पर देखो इसका, इन दोनों का गुणा करना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6। 30 और 2 कितने हो जाएंगे 32, 32 माइनस 6 कर दीजिए। तो 32 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो यहाँ हमारे बचेंगे यहाँ पर 26। ठीक है, तो 32 में से 6 चले जाएंगे, 26 बचेंगे, और ये जो 26 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं हमारा चौथा वाला सवाल। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ पर दिया गया है 9 माइनस 5 गुणा 3 प्लस 8 माइनस 3 गुणा
4। अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी कोई कोष्टक नहीं है और का वाला गुणा भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो भाई इसमें भाग भी नहीं है, तो डायरेक्टली यहां पर गुणा हो जाएगा इसका और इसका। तो यहां पर 9 है तो 9 को लिखो माइनस 5 दिया कितने हो जाएंगे 15। इसके बाद में प्लस है 8 माइनस का, अब यहां पर इन दोनों को गुणा कर दो, 4 दिया कितना हो जाएगा 12। अब हमें पहले जोड़ करना है, तो देखो प्लस की संख्या कौन सी है, एक ये है प्लस की संख्या और एक ये प्लस की है, ये दोनों माइनस की संख्याएं हैं। तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16 और एक 17, 17 हो जाएंगे। 17 माइनस 15 माइनस 12, देखो ये तो होगा 8 और 9 17, ये वाला 15 और माइनस 12। तो 17 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, और माइनस का 12। अब माइनस के 12 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 10। और ये वाला जो सवाल है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला करते हैं समीकरण। समीकरण जो है इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनको अक्षांतर पक्षांतर करना नहीं आता है, अगर वो करते हैं तो वो उसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। पहला सवाल है x + 3 = 5। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या को हम बराबर की उस तरफ भेजते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, उलट जाता है। मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके बाद में अगर गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखो हमें दिया गया है x और यहां पर क्या है बराबर में क्या है 5। अब जो 3 है इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो यहां पर प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटा दो तो कितने बचेंगे 2। तो x बराबर आ गया हमारा 2। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हो गया। चलिए अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा इससे थोड़ा सा कठिन है, तो ये हो जाएगा हमारा 5x + 3 = 2x - 5। अब इसमें हमें क्या करना होगा, जो बिना x वाली संख्या है उसको एक तरफ कर देंगे, जो x वाली संख्या उसको एक तरफ कर लेंगे। तो ये देखो ये हो गया हमारा 5x। अब इस तरफ x वाली संख्या है, ये प्लस की है, इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर यहाँ पर -5 पहले से है और ये वाला 3 उस तरफ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है उस तरफ जाकर प्लस, इस तरफ माइनस का है इस तरफ प्लस का है उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो -5 और 3 कितने हो जाएंगे -8। 5x में से 2x जाएंगे, कितने बचेंगे 3x, तो ये हो गए 3x। अब यहाँ पर जो x है, x के साथ में जो 3 है वो गुणा में है, तो इस 3 को हम इधर भेजेंगे तो ये काय में जाएगा भाग में जाएगा। मतलब कि -8 और ये 3 जो है इसके बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर -8/3 आ गई, ठीक है। चलिए 2 सवालों को हमने कर लिया है, अब करते हैं तीसरे वाले को। अब जो तीसरा सवाल है ये इससे थोड़ा सा कठिन है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 2x/3 + 5x/3 = 4/5। अब देखो इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह की संख्या आए, इस तरह का जोड़ आए तो आपको क्या कर देना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 5x = 5/4। अब 5x और 2x कितने हो जाएंगे 7x/3 = 5/4। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका यहाँ पर इसका यहाँ पर, ठीक है। तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28x = 5 × 15। तो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x है तो ये x है, और यहाँ पर जो 28 है ये यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ जाएगा भाग में, मतलब बराबर में कितना आ जाएगा 15 और बटे में 28, तो 28 आ जाएगा हमारा नीचे। तो देखो x = 15/28। चलिए अब हमने यहाँ पर 4 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है हमारा जो 5वां सवाल। तो 5वां सवाल देखिए बहुत ही आसान है, इसको तो आप खुद भी कर सकते हैं, तो आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या है 9x × 2 फिर प्लस का 3x - 4 = 2, ठीक है। इसको आप घर पे करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आ गया हमारा साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज को किस तरीके से निकालते हैं ये भी हम सीखेंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा भी जाता है लेकिन गलतियां भी इसमें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हमसे बोला गया है 4000 रुपए का 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखो साधारण ब्याज हमें निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ये हमें क्या दिया गया है मूलधन,
तो मूलधन हमारा कितना है 4000। इसके बाद में दर हमें कितनी दी गई है 5%। इसके बाद में समय हमें कितना दिया गया है 6 वर्ष, तो समय हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 6 वर्ष। तो ये हो गया हमारा समय बराबर 6 वर्ष। अब साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आ जाएगा 100 बराबर मूलधन कितना है देखो 4000, तो ये हो जाएगा हमारा 4000 गुणा दर कितनी है हमारी 5%, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 5%, ठीक है, गुणा यहाँ पर कितना है 6, तो ये हो गया 6 और बटे में 100, ठीक है। अब चलिए इन सभी को सॉल्व कर लीजिए। तो 5 से हम 100 को काट सकते हैं, देखो 5 एकम 5, या फिर डायरेक्टली देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा यहाँ पर 40 गुणा यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर 6। तो अब देखिए 5 चुक 20 और 0 तो कितना हो गया 200, 40 पंजे 200 और गुणा 6, इनका गुणा करिए, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, ठीक है, और 2 जीरो तो ये 2 जीरो मतलब कितना आ गया 1200, ठीक है। मतलब 4000 रुपए का 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 1200 होगा। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में यहाँ पर, तो हमारा फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो चलिए मूलधन हमारा कितना है 9000, तो यहाँ पर हम रखेंगे 9000 गुणा दर हमारी कितनी है 3%, तो ये हम लिख दिया 3 गुणा समय हमारा कितना है 3 वर्ष, तो ये हो गया 3 और बटे में कितना आ जाएगा 100, तो ये आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90 गुणा 3 गुणा 3, तो इनको करिए 3 तिरका कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आ गया 90 गुणा 9, ये हो गया 0, 9 नाम कितना हो जाएगा 81, तो ये हो गया 81, मतलब 810 जो है वो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज के मैंने 2 सवाल आपको बता दिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ भी गए होंगे। चलिए अब हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल लिखा हुआ है 2000 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो इस फार्मूला में यहां पर लिख देता हूं CI बराबर P, ठीक है। इसके बाद में कोष्ठक 1 प्लस R बटे 100 और इसके ऊपर घात लगी होती है N और माइनस का P, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, CI बराबर P को हम कॉमन ले सकते हैं, तो P हमारा कॉमन आ गया। अब हमारे पास में क्या बचेगा देखो 1 प्लस R बटे 100 इसकी घात N और यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा फार्मूला यहाँ पर है। अब यहाँ पर CI मतलब होता है क्या, CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें आता है P का मतलब क्या होता है मूलधन, P का मतलब होता है मूलधन। इसके बाद में जो R है, R का मतलब होता है दर और जो N है, N का मतलब होता है समय, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो फार्मूला है, इस फार्मूले में यहाँ से पूरे मान यहाँ पर रख देना है और आंसर को निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई CI बराबर P। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है मूलधन, मूलधन क्या है हमारा 2000, मतलब कि यहाँ पर P जो है वो हमारा है कितना 2000। इसके बाद में दर हमें कितनी दी गई है 8%, तो ये हो गया हमारा 8% और समय हमें कितना दिया गया है 2 वर्ष, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले में रखेंगे, तो P को अभी हम छोड़ देते हैं, P को अभी हम नहीं रखेंगे, डायरेक्टली अभी हम क्या क्या रखेंगे उसको हम अंदर वाले को रख देते हैं, ठीक है। तो P के स्थान पर P को ही लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है R की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया हमारा 8 बटे यहाँ पर हो जाएगा 100 और इसकी घात कितनी है N का मतलब क्या है समय हमारा है 2 और यहाँ पर माइनस का 1 है और ये हमारा कोष्टक बंद, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा CI बराबर P को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए ये जो संख्या है इसी को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद में बाकी तो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम साइड में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 1 प्लस 8 बटे 100 हमें दिया गया है, 100 का गुणा यहाँ करो कितना हो जाएगा 100 एकम 100 और 8 कितने हो जाएंगे 108 बटे 100।
अब इसको आप काटिए तो देखिए हम इसको काटेंगे कैसे, 2 से, 2 पंजे 10 और 0, यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दो, यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 27। तो 27/25 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आया, 27/25। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई 27/25 तो हमारा आ ही गया। अब देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है मतलब हमें इसको 2 बार लिखकर गुणा भी करना है, तो ये आ गया हमारा 27/25, 2 बार हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 27 और 27 का गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 15 16 17 18। तो ये हो गया हमारा 18। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो गया 54। अब इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा हमारा 9, 8 4 12 की 2 हासिल 1, ठीक है, 5 6 1 7, 729। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा कितना, 729। तो ये हो गया हमारा 729 और 25 और 25 का करेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमने पूरे को सॉल्व कर लिया तो क्या आया है, 729/625। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 729, तो ये हो गया हमारा 729/625 और माइनस का 1 और ये कोष्टक बंद। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है, पी की वैल्यू अब हमें रखना पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं पी की वैल्यू। तो CI बराबर पी की वैल्यू कितनी है, 2000। तो ये हमने 2000 यहाँ पर रख दिया। ठीक है, 2000 का गुणा अंदर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 गुणा 729/625 और माइनस का 1 है तो पी का गुणा यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू है 2000, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2000। क्लियर। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बच रहा है उसको डायरेक्टली हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो 5 से कटेगा तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचेंगे, 5 पंजे 25। अब इसको काटिए 5 से, 5 चौके 20, 0 0। ठीक है, कट गया। अब फिर से 5 से काट देंगे तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25। इसको काटो, 5 8 40 और 0। ठीक है, अब फिर से काट दो 5 से, 5 पंजे 25 और यहाँ पर देखो 5 एकम 5 और यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 5 छक्का 30, कितना आ गया, 16। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं ताकि हमें हल करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, CI बराबर ये हमारा यहाँ पर कितना बचा, 16। तो ये हो गया हमारा 16 गुणा 729 बटे में है हमारा 5 और यहाँ पर माइनस का है 2000। ठीक है, अब हम 5 से इसमें भाग भी लगा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 5 से हम भाग लगाएंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 16 में लगाते हैं तो 5 तिया 15। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, 1 बचेगा तो 5 दूनी 10, कितना आया, 3.2। अब 3.2 का 729 में गुणा कर लेते हैं। तो चलिए 729 गुणा 3.2, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, और 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हो गया 1458। फिर इसके बाद में 3 से करते हैं, 3 नाम 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 तिया 21, तो ये हो गया 21। इनको जोड़ लो, 8 7 5 12 की 2 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13, इसके बाद में 1 और 1 2 और ये 2। ठीक है, कितना आ गया, 22 32 8। तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 22 32.8। अब इसमें से हमें घटा देना है 2000 को, तो चलिए घटा देते हैं। ये हो गया 22 32.8, इसमें से हमें घटाना है 2000 को, तो ये घटा देंगे हम 2000। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमें घटाना था तो हमने घटा दिया। अब यहाँ पर 8 के 8, पॉइंट की पॉइंट, यहाँ पर 2 का 2, 3 के 3, यहाँ पर 2 का 2 और 2 में से 2 जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो कितना आ गया है, 232.8। ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। मतलब CI बराबर आ गया है हमारा 232.8 रुपए। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं इसी प्रकार का। तो एक और सवाल है हमारे पास में, दूसरा सवाल, 5000 का 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, CI बराबर P, इसके बाद में कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 इसकी पावर n और माइनस का 1 और ये कोष्टक बंद। ठीक है, तो अब आपको पता है P क्या होता है, R क्या होता है, n क्या होता है, तो डायरेक्टली हम रखेंगे। तो CI बराबर P अभी हम नहीं रखेंगे, इसके अंदर जो संख्याएं क्या है,
1 प्लस आर हमारा कितना है, आर मतलब होता है दर, मतलब 3 और बटे हो जाएगा 100। एन की मतलब है वर्ष, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 वर्ष है, तो यहाँ पर घात आएगी हमारी 2 और माइनस का 1 और ये कोष्टक बंद। ठीक है, अब इतने को हम बाहर हल कर लेते हैं, तो इतने को देखो क्या है 1 प्लस 3 बटे 100 और इसकी घात कितनी है 2 है, तो यहाँ पर देखो 100 एकम 100 और 3 कितना हो जाएगा 103 बटे 100। ठीक है, अब इसको क्या हम काट सकते हैं, इसको हम किसी भी संख्या से ये नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम इसको 2 बार में गुणा कर देंगे, 103 इंटू 103 बटे 100। ठीक, तो 103 और 103 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ पर कर लेते हैं 103 गुणा 103, हम इसको ट्रिक से कर लेते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये भी 100 से 3 ज़्यादा है, तो इसको इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 106 और 3 तिरका 9, 09। ठीक है, तो 103 103 गुणा करेंगे तो 10 609 आएगा और बटे में कितना है यहाँ पर 100 और 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10,000, तो ये हो गया हमारा 10,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में ये आया है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे CI बराबर P। ठीक, और इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आ गया 10 609 बटे 10,000 और माइनस का 1। ठीक है, अब P का मल्टीप्लाई अंदर भी कर दीजिए, तो यहाँ पर P जो है P की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू हमारी 5,000, तो ये हो गया हमारा 5,000। ठीक, चलिए गुणा यहाँ पर हो जाएगा 10 609 और बटे में है हमारा कितना 10,000 और माइनस का यहाँ पर 1 में P का गुणा होता तो P होता, माइनस का आ जाएगा हमारा 5,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी और 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 बचा। ठीक है, अब 2 से इसको काट देते हैं, तो काटेंगे तो देखो 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 0 है तो 0, यहाँ पर 9 है, 2 चौके 8, एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 5304.5, इसमें से हमें घटाना है 5,000 को, तो चलिए इसमें से इसको हम घटा देते हैं, तो यहाँ पर 5304.5 में से घटाते हैं 5,000 को। चलिए, तो यहाँ पर 5 का 5 आएगा, यहाँ पर 4 का 4 आएगा, यहाँ पर 0 की 0, यहाँ पर 3 की 3, 5 में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 304.5। ठीक है, तो हमारा जो CI आया है, CI बराबर कितना आ गया है 304.5 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज को भी आप सीख गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ग समीकरण होते हैं इनके गुणनखंड हम करने वाले हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये स्टूडेंट को समझ ही नहीं आते हैं कि भैया यहाँ पर सोल्व कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हमें क्या करना होता है, ये जो 20 है इसके ऐसे टुकड़े करना होता है कि गुणा करने पर कितना आए 20 आए और जोड़ने घटाने पर 9 आए। तो मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। तो x² प्लस 9x और प्लस का 20। ठीक है, अब 20 के हमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। 20 सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 ही धाम 20। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो अब हमें यहाँ पर कितनी संख्याएं मिली हैं, 3 संख्याएं। हमें ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने घटाने पर 9 आए। ठीक है, तो ये तो संख्याएं हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, इन सभी को गुणा करने पर तो 20 ही आएगा। ठीक है, यदि हम इन दोनों को गुणा करने कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और गुणा 2, 10 और 2 का गुणा करेंगे तब भी 20 ही आएगा। लेकिन क्या इनको जोड़ने घटाने पर 9 आता है, नहीं आता। अब हम इन दोनों को गुणा करके देख लेते हैं, 2 दूनी कितना होगा 4, तो ये हो गया हमारा 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 करने पर भी 20 आएगा और 5 और 4 को जोड़ने पर भी कितना आएगा 9 आएगा। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 5। ठीक है, और प्लस 20 को ऐसा ही लिख देंगे और इसको यहाँ से साफ कर दीजिए क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। तो ये हो गया x, यहाँ पर भी x है। ठीक है, x² प्लस ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5x प्लस 20। ठीक है, x का मल्टीप्लाई 4 में किया 4x, x का मल्टीप्लाई 5 में किया 5x। ठीक है, अब 2 के जोड़े बना लो, ये जोड़ा बन गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारा x कॉमन, यहाँ पर x² है तो x बचेगा, प्लस यहाँ से x चला गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, 5 का भाग लगाइए 20 में कितनी बार जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, तो एक बार इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 4
ठीक है, और एक बार इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। तो ये हमारे गुणनखंड आ गया x प्लस 4 और x प्लस 5। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से दूसरे वाले को करते हैं। दूसरा वाला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर हमें दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6। ठीक है, तो यहां पर जब भी x के साथ में मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या होती है तो हम इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। कितना हो जाएगा 6 तिया 18, तो ये हो गया 18। ठीक है, अब 18 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 3 आए, लेकिन गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखो 6 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 हो जाएगा, और 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ पर जो सवाल है ना, यहाँ पर ये जो 6 है ना, यहाँ पर क्या है माइनस का 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 6, और ये थोड़ा लिखने में गलती हो गया, यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का 6। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 3 लिख सकते हैं, और x है तो x आ जाएगा और माइनस का 6। ठीक है, चलिए अब गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का गुणा 6 में होगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 3x का 3 का x में होगा 3x हो जाएगा और माइनस का 6। अब हम यहाँ पर क्या करना है, जोड़े बना लाना, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए x दोनों में है तो x कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 3 भी यहाँ पर है, और 3 का भाग 6 में लगाएं कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर देखो 3 और x को हमने निकाल लिया तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, और अंदर क्या है प्लस, और 3 से भाग लगाइए, x तो कॉमन आ गया, 3 से भाग लगाइए, 6 में कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ पर क्या है माइनस, अब देखो यहाँ से हम x तो कॉमन ले नहीं सकते, x तो फिर यहाँ से क्या लेंगे माइनस का 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, अंदर x बचेगा, और माइनस तो हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब 3 से भाग लगाई, 6 में कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं सेम है तो एक बार इसको ले लेंगे x प्लस 2। ठीक है, और एक बार ये वाली संख्या ले लेंगे 3x माइनस 3, तो ये हमारे गुणनखंड निकल करके आ गए। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा घातांक। अब हमें घातांकों को सॉल्व करना है। तो ठीक है, यहाँ पर घातांक हमें दिया गया है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है माइनस का 4/3, और इसकी घात लगी हुई है 3। किसी भी संख्या की घात लगी होती है उसका मतलब ये है कि हमें उसको उतनी बार लिखकर गुणा करना है। तो हम उसको क्या करेंगे 3 बार लिखकर गुणा करेंगे, तो माइनस का 4/3 गुणा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4/3 गुणा माइनस का 4/3। तो चलिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, और 3 तिरका 9, तो ये आ गया 16/9। अब यहाँ पर जो माइनस वाली संख्या है इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4/3। तो यहाँ पर आप देखो 16 और 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 × 24 की 4 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 64। ठीक है, इसके बाद में 9 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 तिया 27, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 64/27। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कठिन करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है 9 की घात 3/2। अब घात अगर ऐसी होती जैसे कि 9 की घात 2, 9 की घात 4, तो हम उसको उतनी बार लिखकर गुणा कर लेते, लेकिन घात यहाँ पर दी गई है 3/2। अब क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर जो 9 है इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 तिरका कितना होगा 9 हो जाएगा, तो 9 को हमने लिख लिया 3 × 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/2। अब 3 2 बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, और इसके ऊपर 3/2 घात है। ठीक है, तो घात का ये रूल होता है कि अगर घात के ऊपर भी घात लगी हो तो वो दोनों क्या हो जाती हैं गुणा में हो जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, और 3 की घात क्या हो जाएगा 2 × 3/2। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की घात कितनी आ गई 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की घात 3। अब 3 को 3 बार लिखकर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3, 3 तिरका 9 9 तिया 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। दूसरे वाले का हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 125 की घात 1/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 125, और इसकी घात दी गई है 1/3।
अब 1/3 घात है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको कितनी बार लिखकर गुणा करें, क्योंकि यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या होती है हम उतनी बार लिखकर गुणा कर देते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, 25 को हम टुकड़ों में लिख लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 कितना होता है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो हमने लिख लिया 5 × 5 × 5 और इसकी घात 3। अब ये जो संख्या है इन सभी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3, क्योंकि 3 बार है और इसके ऊपर घात लगी हुई है 1/3। और हमारा रूल क्या है कि घात के ऊपर घात होती है तो वो क्या होती है, गुणा में होती है। तो 5 की घात 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात 1, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, ये वाला सवाल को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है करनी घात 3 और इसके अंदर दिया गया है 4 सही 12/125। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो रूट होता है उसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, अगर जैसे कि लिखा हुआ है √2, इसका मतलब है कि 2 की घात 1/2 लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है करनी घात 3 की घात 2, 3 अंदर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 2 की घात 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/3। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1/2। यहाँ पर अगर 4 लिखा होता तो 1/4 घात होती। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो हमें रूट दिया गया है इसको हम क्या लिख लेते हैं, 4 और यहां पर हो जाएगा 12 और बटे 125। इसकी घात हम लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि करनी घात 3 है तो हम इसको 1/3 लिख लेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 125 × 4 करिए तो 4 × 5 = 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 500। 500 और 12 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 512। ठीक है, ये हो गया 512 और बटे में हमारा कितना है 125 और इसकी घात कितनी दी गई है 1/3। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं इसको। जो 512 है इसको हम लिख सकते हैं 8 की घात 3। ठीक है, और जो नीचे 125 है इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, क्योंकि ये 5 को 3 बार गुणा करने पे आएगा और ये 8 को 3 बार गुणा करने पर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी घात हमें दी गई है 1/3। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो 8/5, इन दोनों की घात कितनी है 3 है, तो हमने यहाँ पर इकट्ठा घात लगा दी 3। अब घात के ऊपर फिर से घात है कितनी है 1/3, तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बचा 5/8 बचा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8/5 हमारा आंसर हो गया। अब 5वां सवाल है। 5वां सवाल तो देखिए डायरेक्टली हो ही जाएगा, आपको इसको करने की भी जरूरत नहीं है। 5वां सवाल हमें दिया गया है कि भैया 180 की घात 0। अब 0 घात होगी तो क्या होगा, देखिए एक रूल है कि किसी भी संख्या की घात x की घात 0 बराबर 1 होता है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, इसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा डायरेक्टली। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दशमलव। इनको हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जोड़ते हैं। तो जब भी हम दशमलव को जोड़ते हैं तो पहली वाली संख्या को लिखते हैं क्या है 2.5। इसमें हमें जोड़ना है कितने 3.5 को, तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, इधर 3 है तो इधर 3 लिखेंगे, फिर से पॉइंट लिखेंगे, वहाँ पर क्या है 0.2, तो 0 यहाँ पर 2 यहाँ पर। अब सभी को जोड़ दो, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल हो जाएगी 1। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया हमारा 6 और दशमलव के नीचे दशमलव, तो आंसर हमारा कितना आ गया 6.2। देखिए कितना आसान है, तो ये 6.2 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा दूसरा सवाल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये है 94.93। ठीक है, 94.93, इसमें से हमें घटाना है 0.42 को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट, यहाँ पर क्या है 42 और यहाँ पर क्या है 0। चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेगा 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 5, और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव, यहाँ पर 4 है तो 4, यहाँ पर 9 है तो 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। चलिए इसको भी साफ कर देते हैं।
अगला जो सवाल है यहाँ पर हमें करना है गुणा, तो ये हो गया हमारा 8.32 मल्टीप्लाई 1.32। चलिए इनका गुणा कर लीजिए, जैसे हम नॉर्मल संख्या को गुणा करते हैं वैसे ही करना है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 8 16। अब हमें 3 का करना है, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 8 24। अब इसके बाद में एक बार करेंगे, एक का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 8 एकम 8। चलिए सभी को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, 6 और 6 12 की 2 हासिल 1। इसके बाद में देखो 9 और 6 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17 और 1 18 की 8 हासिल 1। 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो ये हो गया 9, 8 और 2 10, तो ये हो गया 10। अब यहाँ पर हमें दशमलव कहाँ पर लगाना है, दिक्कत ये आती है। तो यहाँ पर देखो दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद। यहाँ पर कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, मतलब इसमें हमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगी और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा करना भी हम सीख गए। अब हम सीखेंगे भाग करना। भाग करना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो 1.2 हमें दिया गया है, इससे हमें भाग लगाना है 4.8 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि क्या है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि यहाँ पर कितना आ जाए, हमारा 48 आ जाए। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो बीच में यहाँ पर पॉइंट भी आएगी। अब इसको घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव 1 अंक के बाद थी और यहाँ पर भी 1 अंक के बाद थी, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाती और आंसर हमारा आ जाता 4। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हम इसको लिखते 4.8, क्या लिखते 4.8 और बटे में हम लिखते 1.2, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल और हमारा आ जाता 48/12। 12 से हम भाग लगाते, 12 एकम 12, 12 चौके 48, तो आंसर हमारा आता कितना, 4 ही आता। चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट थे हमने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो आशा है आपको ये पूरे 10 के 10 टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी कि जो नीचे घंटे वाला आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, यानी हमारी वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।